अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में। चैप्टर का नाम है टू बॉडीज सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। तो इसमें पहले तो आज के दिन हम सभी सेंट्रल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि एक पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के तहत मूव करता है उसमें क्या बेसिक बातें आती हैं। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली की यानी कह लें बातें होंगी, इनमें से कुछ बातें इन फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में हम प्रूफ भी करेंगे थ्योरम के लिहाज से। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से सेंट्रल फोर्स। तो हम कहेंगे कि सेंट्रल फोर्स आपके पास एक फोर्स है, ये यानी जिसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट या सेंटर से पास करे और उसका मैग्नीट्यूड यानी सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंटर से उस दूरी पे डिपेंड करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहां पे मैंने एक चीज हाईलाइट की कि सेंटर जो है वो फिक्स भी हो सकता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है। बात समझ आ गई? तो ये जो मैंने लिखा, जिसको मैंने लिखा फिक्स्ड और इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मैंने किसके बारे में लिखा? उस सिंगल पॉइंट के बारे में लिखा या सेंटर के बारे में लिखा? तो दोबारा से समझते हैं। तो आपको क्या समझ आ रही है कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पास करता है किसी सिंगल पॉइंट से या किसी सेंटर से, और वो सेंटर क्या हो सकता है? फिक्स भी हो सकता है। वो सेंटर मूव कर सकता है किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जो आपकी सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे। बात समझ आ गई? तो ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। तो अब आपके पास इसका मतलब जो फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये मेरे पास एग्जांपल्स होंगी किसकी? सेंट्रल फोर्स की। अब आप कह सकते हो कि जैसे ग्रेविटी की फोर्स सेंट्रल फोर्स की एग्जांपल है, इसका मतलब जो सूरज ने प्लैनेट्स को ऊपर लग रही है, तो वो एक सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट आ जाता है। जब हम क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो बोहर का जो हाइड्रोजन एटम था, वो जब हमने क्लासिकली देखा था तो वो एक सेंट्रल फोर्स का था, जिसमें आपका प्रोटॉन जो न्यूक्लियस था पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की जानी फोर्स लगा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ सर्टेन जो इंटरेक्शन देखते हैं टू बॉडी की न्यूक्लियर के अंदर, जैसे आप अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग देखते हो, तो वो एक सेंट्रल करेक्टर फोर्स का अप्रोच आ जाती है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से आप कुछ जो सेंट्रल फोर्स के एक इंपॉर्टेंट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले कंजर्वेटिव। ठीक है, और हम जानते हैं मैकेनिक्स में हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ डिपेंड करती है किसके? पार्टिकल की पोजीशन पे। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो अब दो पॉइंट्स पे जब आप चलोगे, पॉइंट वन से पॉइंट टू तक, तो आप जोन सा मर्जी रास्ता अख्तियार कर लो, आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। वो जो मैंने कहा ना कि डिपेंड करती है पार्टिकल की पोजीशन पे, तो मतलब समझ आया कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फाइनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसका पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस मर्जी रास्ते से पहुंच जाओ, तो ये एक बेसिक अप्रोच आ जाती है। फिर टू बॉडी का क्या है जनाब? कि एक टू बॉडी फोर्स है। मतलब क्या हुआ कि ये जनाब आपके पास डिपेंड करेगी जो दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी रिलेटिव लोकेशन पे। ठीक है, और आपके पास जो बकिया एक्सटर्नल बॉडीज होंगी जो उसकी सराउंडिंग में होंगी, हम उनका इन्फ्लुएंस निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप कहें कि आपके पास टू बॉडी फोर्सेस है एन बॉडीज के बीच में। ठीक है, तो आप कहोगे बॉडी वन जो है वो एक वेक्टर सुपरपोजिशन होगी कि जो उसकी इंटरेक्शन होगी एन माइनस वन बॉडीज का। तो थ्री बॉडी फोर्सेस में जो आपके पास दो बॉडीज हैं वो आपके पास थर्ड बॉडी से इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर मैं सादा सादा देसी जुबान में बात करूं तो क्या मतलब कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप किसी ऑब्जेक्ट एक को चूज कर लेते हैं, लेट्स से बॉडी वन मैंने कहा, तो आप बारी बारी तमाम वहां पे एन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे, यानी इंटरेक्शन टू बॉडीज का ही रखेंगे। तो अब एक पहले बॉडी वन का बॉडी टू के साथ, बॉडी वन बॉडी टू थ्री के साथ, बॉडी वन बॉडी फोर के साथ, बॉडी वन बॉडी फाइव के साथ। तो इस तरीके से टू बॉडी फोर्सेस को आप देखेंगे। फिर वेक्टर
आफ्टर सुपरपोजिशन का कंसेप्ट लगा के सम अप कर लेंगे। तो ये चीज है बेसिकली, ठीक होगी बात। फिर आपके पास इसमें जो अगला की पॉइंट है कि भाई आपके पास ये जो टू बॉडी फोर्सेस का कंसेप्ट है, ये एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन जाता है जो इक्वल एंड अपोजिट, आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है। जैसे जैसे आप कूलम लॉ में पढ़ते हैं, जैसे आपके पास ग्रेविटी का है। तो इसका मतलब ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है टू बॉडीज के अंदर, के सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है, यानी सेंटर ऑफ मास ही बेसिकली सेंटर ऑफ फोर्स होता है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब जब भी आप टू बॉडी फोर्सेस की एग्जांपल देख रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ फोर्स आएगा। थर्ड वन, कि आपके पास ये जो सेंट्रल फोर्स फील्ड है, ये ओरिजिन से यानी मरकज से यानी सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जो यानी मिसाल के तौर पे पॉइंट 1 है और लोकेशन पॉइंट 2 पे, तो फोर्स जो डायरेक्ट होगी वो R12 होगी। मतलब क्या है कि आपके पास सेंट्रल फोर्स फील्ड जो डिस्टेंस ओरिजिन से आप देखोगे तो वो डिस्टेंस कितना है, R12। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फोर्स है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की जानिब आपने उसको लोकेशन ली हुई है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से ये सेंट्रल फोर्स कंसीडर होगी, ठीक होगी बात। यानी ये फोर्स डायरेक्टेड होगी उस लाइन की जानिब जो R12 यूनिट वेक्टर की जानिब डायरेक्टेड होगा। चलें आगे चलते हैं। अब हम मोशन को स्टडी करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है सेंट्रल फोर्स में, तो ये बहुत अहम की कंसेप्ट है। फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम इसके साथ हम डील कर रहे होते हैं, जैसे प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट की चार्ज पार्टिकल्स की मोशन न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सारा कुछ इसी के तहत ही आ रहा होता है। मैं आसानी के लिए अभी इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेता हूं, बाउंडेड मोशन और अनबाउंडेड मोशन, ताकि आपको प्रॉब्लम्स को समझना, कैटेगराइज करना आसान हो। तो बाउंडेड मोशन हम किसे कहेंगे? ऐसी बाउंडेड मोशन जिसमें ना फासला दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ना बढ़ता है ना कम होता है, यानी फोर्स के लगने के बावजूद दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस एक फाइनाइट लिमिट से ना बढ़ता है ना कम होता है, जैसे प्लैनेट सन के गिर्द। इसी तरह डबल स्टार की एग्जांपल ले लें। अब आपके पास अनबाउंडेड मोशन आप किसे कहेंगे? इस ऐसी मोशन जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो इनिशियली और फाइनली आपके पास उनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे आप कह लो स्कैटरिंग और अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ आ गई? तो ये अब आपके पास बाउंडेड और अनबाउंडेड मोशन का कंसेप्ट आ जाता है। फिर आप जरा देखें कि जो आपने पढ़ा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अगर मैं इसे जरा डिटेल में समझाऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टू बॉडी यानी प्रॉब्लम के तहत टू बॉडी जो फोर्सेस वाला कंसेप्ट आता था। तो अगर आप अब इस मोशन को एग्जैक्टली समझें यानी क्वांटम मैकेनिकली देखें, तो आप कहेंगे कि आपकी ये जो मोशन है ये रिड्यूस है, ये इक्विवेलेंट बॉडी के यानी आ जाएगी, सेंट्रल फील्ड ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शन के तहत हम देखेंगे। तो ये एक बेसिक चीज है, ये आगे चल के हमारा पूरा एक टॉपिक बनेगा जिसमें हम टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी के इक्विवेलेंट प्रूफ ले आएंगे, रिड्यूस मास का कंसेप्ट लेके, ठीक है। तो अब आपने यहां से एक और चीज समझनी है कि जब हमारे पास टू बॉडी प्रॉब्लम आते हैं तो हमारे पास उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, मगर जब आप थर्ड बॉडी की प्रेजेंस देखते हैं तो आप एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ सकता आपका, ठीक है। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम अप्रोक्सीमेट मेथड देखते हैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल सिस्टम होता है टू बॉडी प्रॉब्लम का, तो हम जो उसके करीब वाली बॉडीज होती हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी और या फिर एवरेज का कंसेप्ट ले आते हैं। जैसे आप बात कर लें कि सूरज के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो आप जब एक प्लैनेट को स्टडी करोगे तो बाकी प्लैनेट्स को वहां पे इफेक्ट निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक होगी बात। अब ये जो सेंट्रल फोर्स है इसकी दो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम प्रूव भी करेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व्ड अंडर द सेंट्रल फोर्स, ठीक है।
फिर आपके पास मोशन जो होगी वो एक प्लेन में लाई करेगी, ये भी प्रूफ करेंगे। तो आपके पास ऑर्बिटल प्लेन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी फिक्स डायरेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी जिस सिमत में एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी चीज हम देखेंगे। ये फिल वक्त तो आज इंट्रोडक्शन था, बेसिक बेसिक आउटलाइन समझा दी ताकि ये बातें आगे आनी है तो आपको थोड़ा सा मालूम हो कि सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेंट्रल फोर्स को डील कैसे करना है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।